किसान साथियों नमस्कार। फार्मिंग क्रांति में आपका स्वागत है और आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग खेती लेकर आया हूं। दोस्तों, आपने सुना होगा बंबू की खेती, जैसे कि लोकल बात करूं बांस की खेती आपने सुना होगा। और बांस की खेती किस तरीके से होती है, आखिर उसका फायदा क्या है और कौन कौन किसान साथी लगा सकता है, तो आज हम बातचीत करवाएंगे। हमारे साथ में इस पूरी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी देंगे, जो पूरा फार्म है इसके बारे में जानकारी देंगे। किसान साथी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करवाएंगे और आपको पूरी नॉलेज मिलेगी कि आखिर आप इसके जो खेती है किस तरीके से कर सकते हो और आप अपने खेत के अंदर बंबू लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, और किस तरीके से लगाएंगे तो आपकी इनकम किस तरीके की होगी। तो हम बातचीत करवाते हैं किसान साथी से। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी, मैं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में प्रकृति का समाजशास्त्र इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं उसकी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। और जो मेरा मेन इंटरेस्ट एरिया है वो है इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, हेल्थ और खेती से जुड़े हुए विभिन्न जो रिसर्च के प्रोग्राम हैं वो। तो हम लोग इन्हीं सब चीज़ों पे पीएचडी भी करवा रहे हैं अपने विद्यार्थियों को और प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल करते करते हमें एक बात समझ में आया कि अगर हम केवल किताबों तक सीमित रह जाते हैं और यूनिवर्सिटी तक सीमित रह जाते हैं तो किसानों को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा या जो बीमार लोग हैं उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया कि अपने फार्म को एक कंप्लीट इकोसिस्टम में तब्दील कर दिया, जहाँ पे आपको सारी नॉलेज भी मिल जाए, किसानों को एक ट्रेनिंग सेंटर के तौर पे भी यहाँ पे आ जाए। अगर कोई बीमार बंदा है उसके लिए हम धीरे धीरे नेचुरोपैथी सेंटर भी डेवलप कर रहे हैं। और बेम्बो की फार्मिंग पे हमारा मेन फोकस है। बेम्बो इसलिए उगाना चाह रहे हैं कि ये किसी भी ज़मीन में, रेतीली, पथरीली या कैसी भी ज़मीन हो, काली मिट्टी हो, सफ़ेद मिट्टी हो या जो केमिकल वाली मिट्टी होती है, सब में उग सकता है। इसको कोई भी पानी चलेगा, खारा मीठा किसी भी पानी से इसको कोई दिक्कत नहीं है। लगाने की टेक्निक थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पे उगने वाला जो राजस्थान में झुंडा उगता है या सरकंडा उगता है, नहरों पे आप देखेंगे सब जगह पे, उसी की एक वैरायटी है। तो इसमें इसको उगने में भी कोई परेशानी नहीं है। किसी भी किस्म के क्लाइमेट कंडीशन में ये उग सकता है, छोड़ के जहाँ पे बर्फ गिरती है, और बर्फ भी जमने वाली बर्फ जो कई महीनों तक होती है। तो इस तरीके से जो इन्वायरमेंट रहेगा उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। बाकी ये ऐसा चीज़ है कि आप एक बार लगाएंगे, आपकी 3-4 पीढ़ियों को कुछ भी नया लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार लगाने के बाद में आपकी 3-4 पीढ़ियां आराम से एंजॉय करेंगी। दोबारा से आपको ना इसकी रोपाई करनी है, न निराई गुड़ाई करनी है, न इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, न इसको ज़्यादा ट्रैक्टर की ज़रूरत है, न मेहनत की ज़रूरत है। तो ये कंप्लीट पौधा है जो एक बार लगाने से 70 साल से लेके 100 साल तक आपको अच्छा खासा पैसा देता है। बिल्कुल, आपसे एक बात पूछेंगे प्रोफेसर साहब, जैसे कि आपने बताया कि बंबू की खेती स्टार्ट कर दी। जब बंबू की खेती स्टार्टिंग करते हैं तो फिलहाल पौधा चाहिए, पौधे का क्या कुछ प्राइस रहता है? ये पौधा 40 से 60 रुपए, और कुछ पौधे होते हैं जो 100 से 200 रुपए में भी मिलते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी और किस तरीके के पौधे चाहिए। जो डेकोरेटिव पौधे हैं, सजावटी वाले हैं, और कुछ जैसे काले रंग के बांस आता है, सफेद आता है, पीला आता है, वो 200, 300, 500 रुपए का भी पौधा होता है। आमतौर पे जो हमारे खेतों में लगने वाला पौधा है उसकी 40 से 50 रुपए के आसपास में कीमत पड़ती है। और कई बार वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाती है, डिपेंड करता है कि कितने पौधे और उस टाइम मार्केट का हाल क्या है। तो पौधों की अवेलेबिलिटी आराम से हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो किसानों के दिमाग में आती है कि हम कौन सी वैरायटी लगाएं। तो वैरायटी डिपेंड करती है कि आप उसका क्या करना चाहेंगे। अगर आप बायोमास के लिए लगाना चाह रहे हैं तो बाल्कोआ लगाएं। जैसे आपके आसपास में कोई बायोमास ब्रिकेट और चारकोल बनाने की फैक्ट्री है तो उसके लिए बाल्कोआ वैरायटी बेस्ट रहती है। लेकिन बाल्कोआ वैरायटी केवल टिश्यू कल्चर में आती है, इसलिए कभी कभार वो स्ट्रेस मानती है, इसलिए उन जगहों पे उसको ना लगाएं जहाँ पे पानी की काफी कमी है। अगर आपके पास मार्केट सामान्य है, जो आमतौर पे आसपास में जो भट्टियां लगी होती हैं जहाँ पे स्ट्रेटनिंग करके बेचते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा बांस है ये बाल्कोआ, टुल्डा और न्यूटन। न्यूटन ऐसा बांस है जो हमेशा बहुत अच्छी डिमांड में रहता है, और उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, मोटा होता है, उसके अंदर जो भरा हुआ बांस होता है, सुराख बहुत कम होता है, तो बहुत ताकतवर बांस माना जाता है। तो न्यूटन बांस की डिमांड हमेशा रहती है। और टुल्डा बांस में थोड़ा बीच में सुराख रहता है, जिसकी सीढ़ियां बनती हैं, फर्नीचर बनता है, घर बनते हैं, तो उसकी डिमांड भी हमेशा हाई रहती है।
और दोनों अच्छी क्वालिटी के ये बनते हैं। एक बाकी बांस में आप कोई भी वैरायटी लगाएं, नुकसान किसी का नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। एक बात ये भी है, किसान साथी कोई भी नई फसल लगाने से एक बात डरते हैं कि जो फसल लगा ली, हमें इनकम कब से स्टार्ट होगी, कब हमें इनकम देना स्टार्ट कर देगा बांस का पौधा? देखिए, बांस का पौधा वैसे तो आपको इनकम में कोई नुकसान नहीं करता है। ये हमेशा आपकी जो इनकम रेगुलर थी वो तो चलती रहेगी। जैसे आप देखेंगे इस खेत में, ये हमने बेड के ऊपर सरसों की बिजाई की है। दोनों तरफ बांस के पौधे हैं 12-12 फीट की दूरी पे। तो जो बीच में आपकी फसल चल रही थी वो तो चल ही रही है। मतलब इनकम आपकी स्टॉप नहीं होगी। एक खूड की जगह लेगा जब आप स्टार्टिंग में इसको लगाएंगे तो आप मानो कि आपका अगर टोटल 1 एकड़ है तो मुश्किल से 10 से 12 फीट की आपको फसल है वो कम हो सकती है। बाकी जो हमने मॉडल बनाया है इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर या PQNK, पायदार कुदरती निजाम काश्तकारी। इस मॉडल पे अगर आप खेती करते हैं तो कोई भी खेती आपकी नुकसान में नहीं जाएगी। कोई एक्स्ट्रा इसमें यूरिया DAP की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें ट्रैक्टर की खपत लगभग 10 गुना कम है और खर्चा इसमें लगभग ना के बराबर है, क्योंकि इसमें कोई भी बाहर से इनपुट देने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो इस मॉडल पे खेती करें और इसी मॉडल पे बेम्बो लगाएं। बीच में आप हल्दी लगाएं, सतावर लगाएं, आलू लगाएं, सब्जियां लगाएं, सरसों, गेहूं, जो मर्जी आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। तो आपकी फसल बांस के बीच में ज्यादा होगी। और ज्यादा क्यों होगी, उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे आप देख रहे हैं बांस के पौधों के नीचे बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं, ये मल्चिंग कर देंगे। और जो मल्चिंग होती है वो हवा से नमी खींच के जमीन में डालती है। इसके साथ साथ में खेती को भी वो ऑर्गेनिक रखता है। तो जो बांस के बीच में जो खेती होगी वो आपकी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की मार से भी बची रहेगी। और ये मॉडल एक तरीके से किसानों के लिए कंपल्सरी होने वाला है। अगर आपने बांस नहीं लगाया चारों तरफ खेतों के कम से कम और 100-100 फीट की दूरी पे, तो आप बीच में भी फसल नहीं पैदा कर पाएंगे, क्योंकि गर्मी की वजह से आपकी फसलें तबाह हो जाएंगी। इस बार अबोर फाजिल्का में बहुत सारे किसानों ने अपने किन्नू के बाग उखाड़ के फेंक दिए, लेकिन हमारे बाग आप देखेंगे किन्नू का, सारे पौधे बिल्कुल अच्छा प्रोडक्शन दे रहे हैं। 2 से 3 क्विंटल आराम से प्रोडक्शन दे रहे हैं, जबकि हम कोई उसमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर रहे हैं, पानी भी एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं। तो हमारा मॉडल ये है, इसकी वजह से ये प्रोडक्शन हो रहा है और कोई भी नुकसान हमारी फसलों में नहीं है। तो जो बांस को अगर आप नीचे से देखेंगे तो एक बार में वो 50 से लेके और 1-1 हजार तक भी निकल जाते हैं। हमारे जो रिसर्च के लिए जो हमने लगाए उसमें 5 से 5.5 हजार बेम्बो भी निकले हैं, वो लाठी वैरायटी वाले छोटे। तो बांस की जो प्रोडक्शन है इस मॉडल पे ज्यादा रहता है। इस मॉडल के बारे में फिर से हम बात करेंगे। एक बात और पूछूंगा आपसे कि अभी अर्निंग की बात करूं, आपने बताया 3 से 4 साल में ये फसल दे देता है पहली, तो इसके अंदर लगभग कितने बम्बू निकलते हैं, कितने रुपए में बिकते हैं? किसान देखता है अपना फायदा, बिल्कुल। किसान को कितना फायदा हो सकता है 4 साल बाद? देखिए, 3 साल के बाद में बेम्बो को काटना चालू कर सकते हैं आप। और ये पहले 2 साल आपको लगेगा कि बहुत धीमे बढ़ रहा है, जैसे ये अभी 2 साल से कम का ही पौधा है, लेकिन इसके नीचे देखेंगे तो तकरीबन 17-18 बेम्बो के डंडियां निकली होंगी। तो ये जब 3 साल का मैच्योर हो जाएगा तो सबसे मैच्योर वाले डंडे पहले काटेंगे। और जो पौधे लगने हैं वो 12-12 फीट की दूरी पे लाइन से लाइन की दूरी रहेगी, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। और पौधे से पौधे की दूरी तकरीबन 4 फीट रखेंगे। इससे क्या होगा कि आपस में मिल जाएंगे कुछ साल में पौधे और एक हैज बन जाएगी और ये प्रोडक्शन ज्यादा देगा, क्योंकि आपस में जड़ें मिल जाएंगी और ये कम्युनिटी वाला पौधा है। तो जितनी जड़ें मिलेंगी उतना ज्यादा शूट्स निकलेंगी। तो 900 पौधे हैं, हम मान लें कि हमारा 500-700 जो मैं बोल रहा हूँ वो इम्पॉसिबल सा लगता है किसानों को पहले, क्योंकि हमने बांस को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। नॉर्थ ईस्ट में, बिहार वगैरह में लगाते हैं, तो आमतौर पे 100-200 डंडे निकलना एक बांस से बिल्कुल नॉर्मल बात है। हम माने कि 10 ही डंडे निकल रहे हैं, 10 डंडे हम काट के हार्वेस्ट करके बेच रहे हैं, तो 900 × 10 9000 डंडे आपको पर एकड़ हो गए। अभी मार्केट में 280 से लेके और 600 रुपए का एक डंडा बिक रहा है 40 से 50 फीट का। तो हम जैसे हम कसिए का बिंडा लेके आए अभी, तो उसको 140 रुपए में उसने दिया 7 फीट का डंडा। तो हम मान लें कि हमारा 280 में या 600 में नहीं बिकना है, मात्र 100 रुपए में हमारा बिक रहा है 40 फीट का डंडा। तो भी 9,000 आपके पास डंडे हैं इंटू 100, 9 लाख रुपए का मटेरियल है। केवल ये डंडों की बात कर रहा हूं मैं। इसके छिलके हैं, उनके छिलकों के जो कप प्लेट कटलरीज बनते हैं, इनके पत्तों का जो मल्चिंग मटेरियल बनता है, इसको आप बकरियों को खिला के एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। और भी बहुत सारे इसमें इनकम के सोर्सेज हैं। तो जो बांस है वो आपको इनकम के मामले में कभी निराश नहीं करेगा।
8-10 लाख रुपए तो बहुत नॉर्मल सी बात है बांस के 1 एकड़ से कमाना। एक बात ये भी है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 3 साल बाद हम पैसा कमा सकते हैं। जी। आपने बताया 9 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो किसान साथी एक ये भी बात भी है, हम आगे इसकी इनकम अपनी बढ़ती भी है। इसका हर साल इनकम बढ़ता है। हम्म। हर साल इनकम क्यों बढ़ता है? एक तो इसके डंडे पर पौधा ज्यादा निकलता है, हर साल जितना काटेंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। ये ऐसा पौधा है कि अगर आपने लगा लिया तो ये जबरदस्ती आपके जेब में पैसा डालेगा, क्योंकि इसको जितना काटेंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। लगभग 30 से 40% इसकी ग्रोथ हर साल ज्यादा होती है। दूसरा, इसको गर्मी सर्दी क्लाइमेट चेंज कीड़े मकोड़े से या बीमारियों से कोई नुकसान नहीं होता है, तो उसका मतलब है कि इसको बढ़ना ही बढ़ना है। इसके बाद में इसकी कीमत हर साल 7% से लेके और 15% तक बढ़ रही है, तो आपको वो इनकम भी एक्स्ट्रा मिलेगी। तो लगभग 30 से लेके 50% ग्रोथ हर साल होने की संभावना बांस के खेत में होती है, और इसमें नुकसान होने का कोई संभावना है ही नहीं। तो अगर मार्केट डाउन भी है किसी दिन, तो आप कुछ दिन अपने डंडे रख सकते हैं, उसके बाद में सेल आउट करें। और आजकल बहुत सारी कंपनी आ गई हैं जो आपको बस फोन कॉल पे आपके डंडे हार्वेस्ट भी करेंगे और कांटे पे आपको पैसा दे देंगे। बिल्कुल। एक बात और पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने बताया कि बम्बू हमारे बिक जाएंगे, एक ये भी है अगर बम्बू ना बिके तो हम सेव भी कर सकते हैं उनको, ये खराब होने का कोई चांस नहीं है इसका। हाँ, देखिए अभी बांस को इतना ज्यादा डिमांड है कि आपको सेव करने का टाइम नहीं मिलेगा। आपको डिमांड एडवांस में रहेगी और एडवांस में पैसे देने चालू कर देंगे लोग। क्योंकि अभी पहले क्या था, बांस का जो सामान्य प्रयोग हो रहा था, जैसे खाट की बाई होगी, कसिया का डंडा हो गया, छप्पर बनाना हो गया, मशरूम फार्म हो गया, पशुओं के लिए फार्म हो गया, इस तरीके से जो बेसिक हमने जो सर्वे किया उसके मुताबिक लगभग 500 टन बांस एक तहसील में लग रहा था। अभी जो डिमांड है वो कई हजार गुना बढ़ने वाली है और बढ़ चुकी है। वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इसका सीएनजी, इसका एथेनॉल और इसके जो पेपर हैं वो बनने चालू हो गए हैं। इसके साथ साथ में इसका चारकोल बहुत खूबसूरत बनता है, जिसको खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है और फैक्ट्रियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके चारकोल 2 किस्म के बनते हैं, एक टोरीफाइड, एक नॉन टोरीफाइड। तो टोरीफाइड चारकोल 1 एकड़ से अगर किसान खुद लगाता है तो अपना 4 से 5 गुना भी वो इनकम ले सकता है। तो इसमें इतनी ज्यादा डिमांड होने वाली है आगे कि आप सोच नहीं सकते। इसके बाद में जो लकड़ियों पे है वो पाबंदी लग चुकी है लकड़ी काटने पे, और 2026 के बाद आप एक डंडा भी नहीं हार्वेस्ट कर पाएंगे, चाहे अपने खेत से ही क्यों ना करना हो लकड़ी का। तो उसका टोटल रिप्लेसमेंट बांस है। बांस को पहले इसलिए नहीं लगा रहे थे कि बांस को माना गया था कि ये पेड़ है। अभी गडकरी साहब ने इसको पेड़ की कैटेगरी से हटा के घास की कैटेगरी में डाल दिया है। तो अब इसको काट सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसका जो मर्जी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। और जो एमएसएमई सेक्टर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो इसके ऊपर सब्सिडी भी दे रहा है। अगर आप कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहें तो लोन भी मिल रहा है, सब्सिडियां भी मिल रही हैं, प्रशिक्षण भी मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं इसमें जो इसके प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको ट्रेनिंग देती हैं। नॉर्थ ईस्ट में इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड हैं, और किसानों को वहां जाके ट्रेनिंग लेने के भी मौके मिलते हैं। इसके जो फर्नीचर और खिलौने हैं वो विदेशों में बहुत ज्यादा भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और लकड़ी जब बंद हो जाएगी, टोटल पाबंदी हो जाएगी, तो जो फ्लोर, टाइल्स और जो लकड़ी से जो भी बनने वाली चीजें हैं वो 100% इसी की बनेंगी। तो बांस का भविष्य इतना ज्यादा उज्जवल है कि आप लगाएंगे तो करोड़पति बनने का ये एक भरपूर मौका देता है किसानों को। एक हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा है, जैसे कि प्रोफेसर साहब अभी हमने बांस का बाग लगाना है या बांस का फार्मिंग लगाना है, तो उसके अंदर जो पौधा है उसके ऊपर गवर्नमेंट को सब्सिडी भी देती है। हाँ, मध्य प्रदेश में उन्होंने बहुत जल्दी चालू कर दिया था, तो मध्य प्रदेश अभी अग्रणी स्टेट है। एक पौधे के ऊपर मान के चलते हैं कि 220 रुपया खर्चा होता है, तो 120 रुपया सब्सिडी सरकार देती है। असल में अगर किसान खुद से मेहनत करे तो मात्र 40 से 60 रुपया के बीच में ही खर्चा होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और इसको लगाने की जो टेक्निक है उसमें सबसोइलर नाम का एक हल आता है, उसको अगर मार देंगे कटमा, ये जो PQN के मॉडल हम बात कर रहे थे, बेड के ऊपर जो खेती कर रहे हैं, पानी नाली में ही देना है, तो अगर इस मॉडल से खेती करेंगे तो और जल्दी लगेंगे, बढ़वार और जल्दी ज्यादा होगी इसमें। और जो सरकारी फंडिंग है वो हरियाणा और राजस्थान में भी जल्दी चालू होने की संभावना है। अभी तक थोड़े नानुकर चल रही है कि हम देंगे, लेकिन कब देंगे वो बता नहीं रहे। तो सब्सिडी तो पूरे देश में मिलेगी, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जो इसको एक नाम दिया गया है नेशनल बैम्बो मिशन। इस मिशन को सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कर रही है, तो सब्सिडी तो मिलना है, लेकिन देर से मिले सवेर से मिले। इसलिए मैंने सब्सिडी का इंतजार नहीं किया, अपने खेत में लगा लिए हैं, जब सब्सिडी आएगी आती रहेगी।
मतलब ये है जो पहले करेगा पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। इन्होंने बताया किस तरीके से अगर आप 3 साल के बाद बम्बू फार्मिंग करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ सकती है। अगर आप 1 एकड़ में लगाते हैं तो लगभग बात करूं आपके पैसे के 9 लाख रुपए आप कमा सकते हैं और हर महीने इनकी जो इनकम है बढ़ती जाती है। और बांस आपने सुना होगा कि बांस तो रात को बढ़ता है, तो बांस बहुत तेजी से बढ़ता है, एक बार समय लगता है। प्रोफेसर साहब एक बात और पूछूंगा, बांस की खेती करेंगे जो किसान आगे आने वाले समय में आप बता रहे करोड़पति बनेंगे, पर एक बात ये भी है इसकी जो इनकम है दादा दादा लगाएगा पोता खाएगा, वो वाला सिस्टम नहीं, इसमें जो लगाएगा वो भी खाएगा, क्योंकि ये मात्र 3 साल में रेडी हो जाता है। 3 साल के बाद में कटना चालू हो जाएगा। और इसका जो बोलते हैं कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रास है दुनिया में, मतलब एक दिन में 3 फीट भी बढ़ जाता है। इसलिए बोलते हैं कि बांस के खेत में खटिया डाल के ना सोएं, कभी नीचे से निकल के चुभ न जाए। तो बांस जब बिजली चमकती है, जब बरसात होती है, थोड़ी बहुत नमी मौसम में होती है, तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो 3 फीट बढ़ना इसके लिए एक दिन में नॉर्मल है, और कोई घास नहीं है जो इतना ज्यादा बढ़े। और इसका जो बायोमास है उसमें इसके पत्ते से लेके, टहनी से लेके, छिलके से लेके हर चीज इस्तेमाल में होती है। आपको जान के हैरानी होगी कि 1.25 लाख करोड़ रुपए का बांस का कचरा हम विदेशों से सालाना खरीदते हैं। 1.25 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उसका हम बनाते हैं गत्ता, पैकिंग मटेरियल और अखबार। और इसके अलावा बांस की इतनी ज्यादा डिमांड है कि हम घरेलू मार्केट से वो पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम वियतनाम, चाइना, थाईलैंड और इन देशों से, म्यांमार वगैरह से बांस के कचरे को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कचरा जब हमारे जो फार्मर हैं वो पैदा कर सकते हैं, तो हम विदेश से क्यों मंगवाएंगे फिर? तो उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा, हमारे देश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और इसका एक और फायदा है, आपको जान के हैरानी होगी कि ये ऑक्सीजन सबसे ज्यादा देता है और ये कार्बन सिंक सबसे ज्यादा करता है। तो इसके लिए एक और नई स्कीम अभी 15 अगस्त को लॉन्च हुई है, जिसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। और वो कार्बन क्रेडिट की भी अच्छी खासी इनकम किसानों को मिलने वाली है। 15 अगस्त को चालू हो चुकी है ये स्कीम। अभी मैं इसके नियम और कानून एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जो ही मुझे पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा, कंपनियां समझ में आ जाएंगी, फिर मैं किसानों को बता पाऊंगा। बिल्कुल। तो आपने बताया किस तरीके से अगर बांस की खेती करता है, बंबू की खेती अगर किसान करता है तो पैसे तो कमा ही सकता है, आने वाले समय में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है जी। वो बात तनाई का तो डिमांड है ही, बांस की डिमांड है ही है, पत्ते की भी बहुत डिमांड है। आप बता रहे हैं इसका वेस्ट मटेरियल भी बहुत ज्यादा मात्रा में हमें विदेशों से खरीदना पड़ता है, तो वो भी किसान खरीद सकता है। तो आपने देखा किस तरीके से हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि आने वाले समय में यहाँ इनका जो बेस्ट है वो भी बहुत बड़ी इनकम में बिकने वाला है। और एक बात और पूछना चाहूंगा, सबसे लोगों के वो किसान साथी हैं उनके दिमाग में एक बात आती है कि कौन लगा सकता है बंबू, लगा कौन सकता है? तो कौन से खेत में लगता है, कैसी जमीन होनी चाहिए बंबू के लिए? देखिए, कोई भी किसान बांस लगा सकता है। और जो मेरे जैसे लोग हैं जो शहरों में रह रहे हैं, कोई पुलिस में है, कोई मास्टर है, कोई कुछ है, जो खेतों में बहुत कम आते हैं, उनको तो जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल देखभाल की डिमांड नहीं करता है। और इसके लिए कैसा भी पानी, कैसी भी जमीन, सब कुछ चलता है। इसको कोई भी किसी भी चीज से दिक्कत नहीं है। पथरीली जमीनों में ज्यादा तेजी से बढ़ता है, रेतीली जमीनों में ज्यादा तेजी से बढ़ता है। और जो सेम वाले इलाके हैं जहाँ पे सेम आई होती है, जमीन में नमी सोरा ज्यादा होता है, वहां पे भी इसकी खेती बहुत तेजी से कर सकते हैं, क्योंकि इसको तेजाब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने 9000 TDS जो खारा पानी होता है उस तक भी इसको इस्तेमाल करके देखा, इसको कोई परेशानी नहीं। उसके लिए टेक्निक थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो आप अगर सही टेक्निक का इस्तेमाल करें तो इसको किसी भी जमीन में लगा सकते हैं। और आपको केवल पहले 1 से 1.5 साल इसको सस्टेन करवाना है। जब ये इतना बड़ा हो जाता है उसके बाद में आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर आप पानी दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं दे सकते हैं तो भी ये चलता रहेगा, क्योंकि ये जो हमारा झुंडा होता है, सरकंडा होता है, उसी की वैरायटी है। तो इसमें जमीन और पानी कैसा भी हो, सब चलता है। अभी राजस्थान इसके लिए सबसे बड़ा एक हब बनता जा रहा है। कुछ कंपनियां हैं जो कई करोड़ पौधे वहां पे बांस के लगाने वाली हैं। उन्होंने अपना प्रोसेस चालू कर दिया है किसानों से कांटेक्ट करना। तो राजस्थान में अगर लग सकता है तो हरियाणा और पंजाब तो इसके लिए सबसे मुफीद जगह है। प्रोफेसर साहब एक बात और पूछूंगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसकी जो आय है बहुत तेजी से बढ़ती है, तो अगर अपने हरियाणा के अंदर बात करूं, इंडिया के अंदर बात करूं, बहुत ज्यादा खेती होगी इसकी, तो उसकी वो वेस्टिंग कहाँ जा सकता है, कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग? देखिए, कई करोड़ हेक्टेयर में पौधा अगर ये लगेगा तब जाके हमारी जो घरेलू डिमांड है वो पूरी होगी। और अभी घरेलू डिमांड में इतना ज्यादा चीजें बननी चालू होगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज का मैं बात करना चाह रहा था वो है चारकोल। बेम्बो के चारकोल की डिमांड बहुत ज्यादा है।
जैसे 1 टन कोयला अगर आपको चाहिए तो 5 टन मिट्टी खोदनी पड़ती है, तब जाके 1 टन कोयला मिलता है। और उसके बाद में उसका ट्रांसपोर्टेशन से लेके और जलाने के बाद में उसका धुआं और उसमें निकलने वाला सल्फर वो बहुत ज्यादा होता है। तो जो बांस का चारकोल होता है उसका राख मात्र 5% बचती है, कोयले की 40% बचती है। जो बांस की राख है वो आप खेतों में डाल सकते हैं, वो एक अच्छा ऑर्गेनिक मैटर के तौर पे काम करता है, कोयले को नहीं डाल सकते हैं। कोयला जो ट्रांसपोर्टेशन है और पर्यावरण के लिए बहुत घातक है, ये नहीं है, क्योंकि ये सारे दिन ऑक्सीजन को छोड़ता है हवा में और कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करता है। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट चालू हो रहा है। अगर किसी युवा को, किसी गांव में कोई साथी है जो ये करना चाहे, तो हमारे कुछ दोस्त हैं, मैं उनका नंबर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो उनको पूरी जानकारी देंगे और फैक्ट्री भी लगवा के देंगे। इसके अलावा 55 करोड़ रुपए से लेके 150 करोड़ रुपए तक की फंडिंग इसमें लगती है, वो भी फंडिंग प्रोवाइड करवा देंगे, बशर्ते कि वो किसानों के लिए काम करने के लिए तैयार हो। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए जो किसानों से ठगाबगी करेंगे या उनसे पैसे लेके भाग जाएंगे। हमें वही चाहिए जो किसानों को लीडरशिप दे पाए। तो ऐसे लोग अगर हैं तो उनको फंडिंग भी मिल जाएगा। इसके बाद में सेकंड इसका बिजनेस जो बन रहा है वो है सीएनजी का, कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, जो इससे बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है। तो उसकी फैक्ट्रियां भी हर तहसील में लगनी है। लगभग 5000 फैक्ट्रियां एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से लगनी है और 1000 के करीब कंपनियां सरकार की तरफ से और बाकी कंपनियों की तरफ से लगनी है। तो इसमें डिमांड में कोई कमी नहीं रहनी है। किसानों को जितना जल्दी हो सके इसको लगाना चाहिए। और आप नितिन गडकरी जी का इसके बारे में भाषण सुनेंगे, मोदी जी का सुनेंगे, तो उन्होंने भी एश्योर किया है कि हम किसानों को हेल्प करेंगे। और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज वाला असर अगर किसानों को कम करना अपने खेतों में, तो खेत के चारों तरफ बांस लगाना बहुत जरूरी है और बीच में भी 100-100 फीट पे, और ये PQN के मॉडल पे लगाएं। अदरवाइज बाकी खेती जो सामान्य खेती है वो भी हम नहीं सस्टेन कर पाएंगे। जो किसान साथी हैं वो प्राकृतिक खेती करते हैं, हमको पता है, बेसिक खेती करते रहते हैं, गेहूं की लगा लीजिए, गंवार की लगा लीजिए, सरसों की लगा लीजिए। तो वो किसान अगर उस खेती को छोड़ के इस खेती में आते हैं तो फायदा कितना होगा? देखिए, अचानक से अपनी पारंपरिक खेती को छोड़ने का जरूरत नहीं है। जैसे हमने बात किया, इस मॉडल पे आप सरसों गेहूं जो लगाना चाहें वो लगाते रहें। जब आपके बांस बड़े हो गए तब इसमें आप काली मिर्च लगा सकते हैं, आप इसमें सतावर लगा सकते हैं, आलू, कचालू या जो कंदमूल वाली सब्जियां हैं, जैसे आपका अदरक हो गया और हल्दी हो गया, ये सब भी लगा सकते हैं। पान के पत्ते भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप इसमें कोई भी दूसरी खेती भी कर सकते हैं। इसमें बकरी पालन बहुत अच्छे से हो सकता है, मुर्गा पालन बहुत अच्छे से हो सकता है। अगर फ्री रेंज बर्ड को अगर पालना चाहे कोई, तो बीच में आप मोरिंगा वगैरह लगा के उनको काटते रहिए, तो आपके जानवरों के लिए चारा भी हो गया। तो बांस का इनकम तो है ही, लेकिन बीच वाली जमीन भी आपको लगभग बराबर पैसा देके जाएगी। तो आप अपना दोगुना आय बना सकते हैं बांस से। और फिर अगर बांस को अगर आप प्रोसेस करते हैं तो आप 3 गुना 4 गुना आय बना सकते हैं। तो आप पारंपरिक खेती भी करते रहेंगे, धीरे धीरे शिफ्ट होंगे, और जब शिफ्ट होंगे तब आप अच्छी खासी आमदनी के साथ में शिफ्ट होंगे। हो सकता है कि अगर आपकी पारंपरिक खेती अगर आपको 50,000 रुपए एकड़ दे रही हो, तो ये 8 से 10 लाख रुपए आपको देना कर देगा चालू, तब आप दूसरी खेती में शिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल की बात करूं, प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अगर आप बम्बू की खेती करना चाहते हैं तो साथ ही साथ में जो आप अपनी खेती करते रहते हैं वो भी कर सकते हैं, और आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि लोग डरते थे कि पहले हम बांस की खेती कर लेंगे तो भाई क्या पता इनकम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आज प्रोफेसर साहब ने पूरे तरीके से बताया है। अगर आप लोग चाहते हैं बम्बू की खेती करना चाहते हैं तो हमें नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई दे रहे होंगे, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, पूरी जानकारी दी जाएगी किस तरीके से आप बम्बू की खेती कर सकते हैं। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।